गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आवास का अर्थ एवं व्यवस्था। आवास। आवास क्या होता है? मानव की मौलिक भौतिक आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र एवं आवास। मनुष्य को अपनी शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उसको आवास की आवश्यकता होती है। आवास यानी कि घर। आज भी हम ये चाहते हैं कि हम उत्तम, सुरक्षित एवं आरामदायक आवास में रहें। उसके लिए कई खोज होती रही है। पुराने टाइम में हमने देखा था कि लोग पहाड़ों में, गुफाओं में रहते थे। पहले झोपड़ी और मिट्टी के कच्चे मकान हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे मनुष्य ने अपने रहने के लिए एक सुरक्षित और उत्तम आवास की व्यवस्था कर ली है। आवास का अर्थ। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जा सके आवास कहलाता है। इसकी और भी कई लोगों ने परिभाषा दी है, जैसे कि आर.एस. देशपांडे जी ने कहा है कि आवास मानव समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। आवास परिवार के रहने का वह स्थान है जिसमें एक निश्चित स्वरूप होता है। वहाँ विशेष व्यक्ति वहाँ पर व्यक्ति जन्म लेता है, उसका विवाह होता है, उसके मित्र होते हैं, उसके परिवार के विभिन्न सदस्य होते हैं जिनके साथ वो मिलकर रहता है और अपने जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को वो पूर्ण करता है। अगर हम देखें मकान, आवास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमने जैसे कि पहले भी देखा कि आवास जो है मानव की एक मौलिक आवश्यकता है। इस आवास के संबंध में विस्तार से विचार किया जाए तो मानव को निम्न कारणों से आवास की आवश्यकता होती है। पहला है सुरक्षा। सुरक्षा की भावना ने ही मानव जाति को आवास व्यवस्था की प्रेरणा आदिकाल से प्रदान की है। सुरक्षा की अवस्था निम्न दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है कि व्यक्ति जो होता है अपनी सुरक्षा के लिए मकान बनाकर रहता है। उससे प्राकृतिक प्रकोप जैसे कि आंधी, तूफान, ओले, लू आदि से उसको, अगर वो अपने घर में रहता है तो उसे सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा तेज़ धूप है, सर्दी है, वर्षा आदि से भी आवास के द्वारा ही इसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा जंगली जानवरों से, चोर, डकैत, बदमाश आदि से भी सुरक्षा प्रदान होती है अगर वो अपने घर के अंदर रहता है तो। इसके अलावा आवास जो होता है व्यक्ति को मानसिक एवं भावात्मक सुरक्षा भी प्रदान करता है। व्यक्ति उसमें रहकर एक सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। व्यक्ति अपनी बहुमूल्य व अनावश्यक वस्तुओं की सुरक्षा आवास में रहकर ही करता है। हम घर के अंदर कितने सारे हमारे कीमती सामान भी होते हैं, धन की भी हम व्यवस्था रखते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती है घर के अंदर ही सुरक्षित रह सकती है। सेकंड है स्थायित्व। प्रारंभ काल से ही मनुष्य स्थायित्व की कामना करता रहा है। जब उसने आवास की खोज कर ली तब उससे अपने जीवन में स्थायित्व की भावना की संतुष्टि प्राप्त हुई। उसे अपने जीवन में स्थायित्व की भावना की संतुष्टि प्राप्त हुई। स्थायित्व के भाव से उसे बहुमुखी विकास करने की प्रेरणा मिली। बड़े क्रियाशीलता। मनुष्य के जीवन में आवास व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उसे क्रियाशीलता करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। घर में रहकर उसे भोजन तैयार करना, विश्राम करना, उसके अलावा भी दिन भर के जितने भी क्रियाकलाप है वो सब जो होता है अपने घर में रहकर वो आसानी से पूरा कर सकता है। उसकी जो दिन भर की जो दिनचर्या होती है वो घर में रहकर पूरी होती है। सामाजिक गुणों हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। आवास में मनुष्य को पारस्परिक संबंध जैसे कि प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, त्याग, दया आदि सामाजिक गुणों का विकास भी होता है और ये घर में रहकर ही उसे भावात्मक वातावरण उपलब्ध होता है। ऐसे वातावरण में बालकों के नैतिक या मनोवैज्ञानिक विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। मनोरंजन। आवास की समुचित व्यवस्था होने के कारण ही व्यक्ति घर में मनोरंजन की व्यवस्था कर सकता है। जैसे कि घर में टीवी होते हैं, रेडियो होते हैं, खेलकूद की व्यवस्था होती है, घर में सब लोग मिलकर आपस में बैठ के बातें करते हैं। घर में कई मांगलिक कार्य भी होते हैं। जो भी इस तरह के जो भी मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं वो भी घर में रहकर किए जा सकते हैं। सिक्स्थ है संग्रह। व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक जीवन रक्षक, आरामदायक, विलासिता की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आवास में रहकर भोजन सामग्री, वस्त्र, इसके अलावा जितनी भी हमारी सुविधापूर्ण जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम घर में संग्रह कर सकते हैं। उसका घर होगा तभी तो वो सब सामान को रखेगा, जैसे कि फर्नीचर है और भी कई चीज़ें हैं जो उसको दिन भर के लिए या अपने जीवन के लिए उपयोगी है, वो सब सामान संग्रह करके रख सकता है। अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति मानव की एक आवश्यक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। वह आवास की अवस्था, साज सज्जा में अपनी कलात्मक प्रतिभाओं की अभिव्यक्ति कर सकता है। उसकी रुचि, शौक की अभिव्यक्ति आवास में रहकर हो सकती है। जैसे कि आजकल आपने देखा है कि नए नए डिज़ाइनों के घर बनाए जाते हैं। लोग अपने इच्छा अनुसार, अपने शौक से और अपनी कला को भी उसके अंदर दिखाते हैं कि सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। घर को विभिन्न रंगों से सजाया जाता है, विभिन्न प्रकार के फूलों से, गार्डन से वो अपने घर को सजाते हैं। तो इस तरह से वो क्या करता है कि वो अपनी कलात्मक प्रतिभाओं की अभिव्यक्ति भी घर में रहकर कर सकता है।
आवास सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में अपना सम्मान और प्रतिष्ठा चाहता है। सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के अनेक माध्यम हैं, परंतु उसमें एक महत्वपूर्ण माध्यम आवास है। सुंदर, भव्य, आधुनिकतम सुविधाओं में सज्जायुक्त आवास जो होता है व्यक्ति की सामाजिक स्तर को उत्कृष्टता प्रदान करता है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका घर सबसे सुंदर हो। जो भी लोग देखें और कहें इनका घर कितना सुंदर है, और व्यक्ति उसमें बहुत अपनी जमा पूंजी भी लगाता है, और एक है ना, वो चाहता है कि उसका एक बहुत ही सुंदर घर हो। तो किराए के मकान में, हमेशा निजी मकान में, और जब व्यक्ति का अपना खुद का घर होता है तो लोग समाज में भी उसको प्रतिष्ठा मिलती है कि इसका अपना एक अच्छा भव्य घर है। सांस्कृतिक सुरक्षा। प्रत्येक जाति की अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं, मूल्य एवं धरोहर होती है। इन सांस्कृतिक मूल्यों परंपराओं की सुरक्षा में विकास की दृष्टि से परिवार तथा समाज का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। घर में संस्कार फलते फूलते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होते रहते हैं। साहित्य, कला, संगीत, धार्मिक संस्कार आदि से प्रकार परिवार में निरंतर संक्रमित होते हैं। अतः परिवार एवं आवास जो है संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। ये हमने देखा कि घर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब घर की आवश्यकता के बाद हम ये देखते हैं कि गृह निर्माण यानी कि घर बनाने के लिए हमें किस प्रकार की योजनाओं को बनाना पड़ता है। उत्तम शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए शुद्ध, स्वच्छ, हवादार, रोशनी युक्त भवन निर्माण से पहले एक निश्चित योजना, रूपरेखा, नक्शा आदि तैयार करना पड़ता है। क्योंकि घर निर्माण के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर निर्माण की योजना बनाते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है स्थान का चयन। भवन निर्माण हेतु स्थान का चयन सबसे पहली आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे कि मकान ऊंची जगह पर बनाना चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ वायु आसानी से मिल सके। मकान के भूखंड के आसपास बड़ी बहुमंजिले इमारतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आसपास बड़ी बड़ी इमारतें होंगी तो उससे क्या होगा, शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी और सूर्य का प्रकाश भी आसानी से नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा स्थान इस तरह का होना चाहिए जहाँ बरसात का पानी इकट्ठा ना हो, यानी कि आसपास तालाब, गंदा नाला ना हो, और जो भूमि है वो बिल्कुल एकदम गड्ढे में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर पानी जब बारिश होगी तो उसका पानी भी एकत्रित होगा। अत्यधिक शोरगुल वाला स्थान नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम अपने घर के अंदर शांति से रहें और वहाँ पे एक ना सुकून महसूस हो, तो उसके लिए हम भीड़ भाड़ से अलग रहना पसंद करते हैं। भूखंड के आसपास कारखाने, फैक्ट्री आदि ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ रहेगी तो दिन भर शोर भी रहेगा और उससे निकला हुआ धुआं और केमिकल्स जो भी होते हैं वो भी एक तरह से हानिकारक होते हैं। भूखंड के आसपास अस्पताल, बैंक, डाकघर, स्कूल, कॉलेज होने चाहिए। हर व्यक्ति का ये प्रयास होता है कि जहाँ उनका मकान है वहाँ पर उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो भौतिक सुविधाएं हैं वो भी होनी चाहिए। जैसे कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि रेलवे स्टेशन पास में हो, बैंक पास में हो, स्कूल कॉलेज बच्चों के पास में हो, अस्पताल पास में हो। तो ये चीज़ घर इस तरह से देखा जाता है कि ये सब चीज़ें नज़दीक में हो, उसके लिए उसको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। आसपास का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अकेला तो घर में नहीं रहेगा। वो चाहेगा कि उसके आस पड़ोस के लोग भी अच्छे हों, वहाँ की कॉलोनी अच्छी हो, आसपास की व्यवस्था अच्छी हो, साफ़ सुथरा हो। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। भूखंड सदैव किसी सड़क से जुड़ा हो, आगमन सुविधा हो, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर ना हो। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं जाना पड़ता है तो उसके लिए हमारे आवागमन की सुविधा भी होनी चाहिए, पक्की सड़क होनी चाहिए, रेलवे बस की सुविधा होनी चाहिए। सेकंड है भूमि का चयन। अब हम जिस भूमि पर, यानी कि जैसे हम कहते हैं प्लॉट पर जब हम मकान बनाते हैं तो वो कैसा होना चाहिए। देखिए, भवन निर्माण के लिए रेतीली भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। पथरीली भूमि भी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, रेतीली भूमि हो या पथरीली भूमि हो तो वो उपयुक्त मानी जाती है, वहाँ पे मजबूती प्रदान करता है। अगर वहाँ पे बिल्कुल मिट्टी होगी या बिल्कुल इस तरह का होगा तो वहाँ पे नींव भी कमज़ोर पड़ती है। तो भूमि का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम जहाँ पर भी हमारा प्लॉट है वो वहाँ पे पथरीली भूमि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। थर्ड है आमुख दिशा विन्यास। मकान बनाते समय दिशा का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। ठंडे प्रदेशों में दक्षिण मुखी मकान उपयुक्त होते हैं, क्योंकि दिन भर अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। ठंडे प्रदेशों में उत्तर मुखी मकान बनाए जाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है और मकान भी ठंडे रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है मकान की बनावट। एक आदर्श उत्तम भवन बनाने के लिए पहली आवश्यकता है कि उसका नक्शा, मकान का नक्शा परिवार की आवश्यकता, आकार, बनावट, व्यय की स्थिति तथा भूमि का क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए कुशल इंजीनियर से बनवाना चाहिए। सबसे पहले तो मकान का नक्शा बनाया जाता है, और नक्शा हमें जो होता है परिवार की आवश्यकता को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि परिवार छोटा है तो बहुत बड़े घर की आवश्यकता नहीं होती है। परिवार अगर बड़ा है, संयुक्त परिवार है, तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग कमरे भी होने चाहिए।
वह थोड़ा खुला भी होना चाहिए, गार्डन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये सब देखते हुए हमें घर का एक अच्छा नक्शा बनवाना चाहिए। इसके लिए कुशल इंजीनियर से ही मिलना चाहिए। फिफ्थ है समुचित संवातन। संवातन मतलब जिसमें कि ऐसा मकान होना चाहिए जिसमें कि धूप, सूर्य का प्रकाश, शुद्ध वायु का आवागमन एवं उचित संवातन हो, वेंटिलेशन जिसको कहते हैं। एक उत्तम एवं आदर्श मकान में धूप, सूर्य का प्रकाश, शुद्ध वायु का आगमन एवं उचित संवातन आवश्यक है। उचित संवातन के लिए भवन के पर्याप्त खिड़कियां और रोशनदान होने चाहिए। हम घरों के अंदर बड़ी बड़ी खिड़कियां रोशनदान इसलिए लगाते हैं ताकि शुद्ध वायु का आवागमन हो सके, सूर्य का प्रकाश भी आ सके, उस मकान में सीलन और इस तरह की ना हो। भवन में पर्याप्त खिड़कियां जरूर होनी चाहिए। रसोई घर में चिमनी होनी चाहिए। स्नान घर में भी ऊपर रोशनदान होने चाहिए। भवन में कम से कम दोनों और खुला स्थान होना चाहिए। देखा है हम कि बीच में घर बनाते हैं, आसपास जगह छोड़ते हैं, गार्डन के लिए भी जगह छोड़ते हैं, पीछे भी जगह छोड़ते हैं, आसपास गैलरी भी होनी चाहिए। उससे क्या होता है, मकान खुला खुला होता है और उसके अंदर हवा का आवागमन आसानी से होता है। फिर है विद्युत व्यवस्था। विद्युत व्यवस्था आज मानव की अनिवार्य आवश्यकता हो गई है, क्योंकि बिजली के बिना कोई भी